Good evening, everyone. Myself Vedank Upadhyay, and today's our topic of discussion is drug use in GI system. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कौन कौन सी ड्रग्स हम पढ़ेंगे उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। जो जीआई सिस्टम है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको दो पार्टों में कवर करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है। पार्ट फर्स्ट में हम देखेंगे एंटासिड्स, उसके बाद हम देखेंगे एंटीमेटिक्स एंड लास्ट में हम देखेंगे इमेटिक्स। पार्ट सेकंड में हम कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक और हिस्टामिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंटासिड। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड देखो, नाम से पता लग रहा है एसिड के अगेंस्ट में वर्क करने वाली ड्रग्स कहलाएंगी एंटासिड्स। ठीक है। और एसिड हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में। स्टोमक में कौन सा? HCl प्रेजेंट रहता है। कौन निकालता है? पैराइटल सेल्स। ओके। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं तो दीज आर द ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ग्रुप होते हैं। ठीक है। दीज आर एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन द स्टोमक। क्या करते हैं ये? जो एसिड है यानी HCl है जो कि स्टोमक में प्रेजेंट है, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि एसिड ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो एसिडिटी कॉज करेगा, और ये क्या कर रहे हैं? न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो एसिडिटी को क्या करेंगे? ये कम करते हैं। ठीक है। दे डू नॉट डिक्रीज द एसिड प्रोडक्शन, इंस्टेड दे आर एक्ट बाय न्यूट्रलाइजिंग एक्सिस एसिड। मतलब कि क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भाई देखो, ऐसा नहीं होता कि जो पैराइटल सेल्स के पास जाएं, एंटासिड ऐसा नहीं करते कि पैराइटल सेल्स के पास गए, उनसे कहा कि भैया क्यों निकाल रहे हो आप इतना सारा HCl है, जरूरत तो ही नहीं हमें। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्टली कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें अपना काम करना है करो, मैं अपना काम करूंगा, मेरा काम है न्यूट्रलाइज करना, बस मेरा काम तुमसे बात करना नहीं है। यानी कि पैराइटल सेल्स के पास जाकर ऐसा नहीं कहते कि HCl को कम सिक्रेट करो। ठीक है। अब दीज आर द ग्रुप ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप है जो कि पहले ही बता दिया था। वीक बेस इन नेचर। कैसे होते हैं? वीक बेस होते हैं नेचर के, जो कि गिवन ओरली, ओरली इनका यूज़ किया जाता है, यानी ओरली देते हैं इनको, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीएच है वो बढ़ जाता है, टू रेज द पीएच ऑफ स्टोमक, स्टोमक की पीएच को बढ़ाने के लिए, एंड आल्सो इनहिबिट द पेप्सिन प्रोडक्शन। दो बातें निकल के आई। ये क्या करते हैं? HCl के प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं करते। ठीक है। लेकिन जो पेप्सिन है उसके जो सिक्रेशन है उसको इनहिबिट जरूर करते हैं। ठीक है। तो ये क्या करते हैं? न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेसिव एसिड को, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। ठीक है। अब न्यूट्रलाइज करते हैं जो कि एसिड का प्रोडक्शन को कम नहीं करते, लेकिन पेप्सिन के प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं या कम करते हैं। ठीक है। और न्यूट्रलाइज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एसिड में, सॉरी, जो स्टोमक है उसमें जो पीएच है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। दो टाइप के होते हैं, सिस्टमिक एंड नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक में हमारे पास आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेबल एंटासिड है। ठीक है। बाकी जितने भी एंटासिड है, चाहे वो कोई से भी हो, एब्जॉर्व नहीं होते हमारी बॉडी में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये इकलौता एंटासिड है जो कि एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड के बारे में। कौन कौन से होते हैं या फिर नॉन सिस्टमिक एंटासिड? एल्युमिनियम कंटेनिंग, कैल्शियम कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग, Al2OH का होल थ्राइस। ठीक है। CaCO3 MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है। ये होते हैं नॉन सिस्टमिक एंटासिड। अब जो ऊपर के दो हैं, एल्युमिनियम और कैल्शियम, यानी अल्का, अल्का। ठीक है। अल्का के क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। ठीक है। तो मतलब अल्का क्या कर रही है? कॉन्स्टिपेशन कर रही है। मैग्नीशियम क्या करेगा? डायरिया कॉज करते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, यानी साइड इफेक्ट तो है ना इसके, तो ये आइडियल एंटासिड नहीं है। तो हम ये भी आगे देखेंगे कि आइडियल एंटासिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मोए मोए के बारे में। क्या करते हैं? देखो, एंटासिड दो तरीके से काम कर रहे हैं, मैंने अभी बताया था। पेप्सिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, और गैस्ट्रिक एसिड पे काम कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उसको, उसकी पीएच को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से म्यूकोसा प्रोटेक्ट हो रही है। हाँ, और जो चांसेस हैं पेप्टिक अल्सर है ना, या फिर म्यूकोसा डैमेज, म्यूकोसल डैमेज के, उनको कम कर रहे हैं। ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स देखी जाए तो ADME आदमी, ओरल और IV इसको दिया जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि भाई पेट में जाके और पेट में ही ये काम कर रहा है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही नहीं, तो NA है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या जरूरत है? डायरेक्टली बॉडी से बाहर आ रहा है तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता। और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? यूरिन। और अनचेंज मतलब कि जैसा गया था वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है। कोई भी इसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। कब कब यूज होते हैं? तो देखो, एसिडिटी में यूज होगा, क्योंकि एसिडिटी को कम कर रहा है, तो जब एसिडिटी होगी तब इसका यूज करेंगे। GRD में यूज करते हैं, पेप्टिक अल्सर, इंडाइजेशन और हाइपोकैलेमिया में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में एलर्जी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सीवियर रीनल डिजीज, इडीमा, रीनल कैल्कुलाई, इन सब में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। ठीक है। साइड इफेक्ट देखा जाए तो एल्युमिनियम कंटेनिंग, एल्युमिनियम का हमने देखा था अभी साइड इफेक्ट, एल्युमिनियम और कैल्शियम का कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? कैल्शियम,
सॉरी कॉन्स्टिपेशन लिख दिया। फिर एल्युमिनियम टॉक्सिसिटी भी कर सकता है, ये हाइपोफॉस्फेटेमिया कर सकता है, माइलेज कर सकता है। मैग्नीशियम क्या कर सकता है, डायरिया कर सकता है, हाइपर मैग्नीशियमिया कर सकता है। ठीक है, कैल्शियम कंटेनिंग क्या कर सकता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कर सकता है और हाइपर कैलेमिया कर सकता है, कैल्सीमिया कर सकते हैं। सोडियम कंटेनिंग इडीमा कर सकता है और हार्ट फेलियर भी कर सकता है। क्योंकि इन सभी का ये देखो, ये जितने भी हैं सारे क्या है इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके अंदर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारे पास फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या जो बैलेंस है उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करने का काम ये करते हैं। ये साइड इफेक्ट होता है इसका मेन। डोजेज के बारे में बात की जाए तो देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, सॉरी 1 से 5 ग्राम दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो 0.5 to 1 ग्राम दिया जाता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो 1 ग्राम तक दिया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट है वो 1 up to 1.5 ग्राम दिया जाता है। ठीक है, तो ये ड्रग डोज है, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ एंटासिड क्या होता है, आइडियल एंटासिड नॉट एब्जॉर्बेबल, जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट है NaCO3, इफ एब्जॉर्बेबल देन कॉज एल्कोलोसिस। ठीक है, एल्कोलोसिस कॉज करते हैं। नॉन लिबरेटिंग CO2 को लिबरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्विक एक्शन, जल्दी से काम करें, जीरो साइड इफेक्ट, नॉट कॉस्टली एंड लॉन्ग ड्यूरेशन एक्शन। ठीक है, तो ये सारे आइडियल प्रॉपर्टी में आते हैं कि यदि कोई एंटासिड इन सभी प्रॉपर्टी को रख रहा है अपने अंदर तो वो एक आइडियल एंटासिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एंटासिड शुड बी गिवन ऑन अ रेगुलर इंटरवल। ओके, अब लिक्विड है तो क्या होता है इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, इसलिए हमेशा हमें शेक करना चाहिए यूज से पहले। ठीक है, ऑलवेज गिव एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन कॉम्बिनेशन बिकॉज दे मेक बैलेंस। ठीक है, दोनों को एक तरीके से साथ में देना चाहिए जिससे कि बैलेंस बन जाए। ठीक है, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो डिसकंटिन्यू कर दो। ठीक है, गिविंग एंटासिड बिफोर 1 hour ऑफ मील एंड आफ्टर 2 hour ऑफ मेडिकेशन। कोई भी मेडिकेशन दी है हमने तो उसके 2 घंटे बाद और जो खाना खाने से 1 घंटे पहले हमें एंटासिड लेना चाहिए। एलर्जी को चेक करना चाहिए। उसके अलावा पेशेंट विद CHF और हाइपरटेंशन शुड नॉट एडमिनिस्टर सोडियम कंटेनिंग एंटासिड, यानी एब्जॉर्बेबल एंटासिड को नहीं देना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सी ऐसी ड्रग है जो यूज ऑफ एंटासिड विद द अदर ड्रग शुड अवॉइड। अब जितनी भी ड्रग हैं उनका यूज़ एंटासिड के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो सकता है कि वीक बेस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं और वीक एसिड के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और अल्कोहल को भी अवॉइड करना चाहिए, यानी जो गैस्ट्रिक इरिटेंट है उनको अवॉइड करना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक एंटा एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंटीमेटिक्स के बारे में कि एंटीमेटिक्स क्या होती है। देखो, नाम से पता लग रहा है इमेटिक्स। अब इमेटिक्स का मतलब क्या होता है, इमेटिक्स का मतलब होता है हमारे पास वॉमिटिंग। ठीक है, और वॉमिटिंग के अगेंस्ट वर्क करने वाली ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटीमेटिक्स बोलते हैं। एंटीमेटिक्स आर द ड्रग यूज्ड इन प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग एंड नोशिया। ठीक है, ड्रग आर टिपिकली यूज्ड इन ट्रीट मोशन सिकनेस को ट्रीट करने में होती है। साइड इफेक्ट ऑफ ओपिएट्स एनाल्जेसिक्स, जो ओपिएट्स एनाल्जेसिक्स है, ठीक है, उसके साइड इफेक्ट को ट्रीट करती है। और कीमोथेरेपी डायरेक्टेड अगेंस्ट अगेंस्ट कैंसर। मतलब कि देखो, नोजिया वॉमिटिंग जहाँ पे भी हो रही है ना उसके काम में आएगी। अब मोशन सिकनेस होता है तो उसमें भी नोजिया वॉमिटिंग होती है, इसलिए उधर यूज़ किया जाता है। ओपिएट एनाल्जेसिक देते हैं, उसमें भी नोजिया वॉमिटिंग का साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, मतलब ओपिएट्स एनाल्जेसिक का, तो उसमें भी हम एंटीमेटिक्स देते हैं। और जितनी भी कीमोथेरेपेटिक ड्रग है उसमें हम क्या करते हैं, प्री कीमो देते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी से पहले वाली। उसमें क्या होते हैं हमारे पास ऑन्डास्टेरॉन, जो कि एक एंटीमेटिक्स है, उसको हम एडमिनिस्टर करते हैं। वॉमिटिंग इज एन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, बट सीवियर वॉमिटिंग में कॉज डिहाइड्रेशन, वीकनेस एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ठीक है, कुछ भी चीज़ जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होती है, चाहे कोई भी हो, है ना, वो लिमिटेड रहे तो ठीक है, लेकिन एक्सेसिव फॉर्म में हो गया ना तो एक तरीके से इम्बैलेंस कॉज कर सकता है, यानी कि डेथ भी कर सकता है। ठीक है, यही हमने देखा था एंटी क्लॉटिंग ड्रग के बारे में, क्लॉटिंग जब हमने पढ़ा था ना तब। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके क्लासिफिकेशन थोड़ा बड़ा है। सबसे पहले एंटीकोलिनर्जिक आती है, फिर एंटीस्टामाइन, फिर न्यूरोलेप्टिक, फिर 5-HT3 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, फिर एड्जुसेटिव एंटीमेटिक्स और प्रोकाइनेटिक या फिर डोपामिन एंटेगोनिस्ट। ठीक है, तो एंटीकोलिनर्जिक कौन सी ड्रग होती है इसमें, हायोसिन और डाइसाइक्लोमीन। ठीक है, एंटीस्टामिन में बात करें तो साइक्लिजीन और प्रोमेथाजीन आती है। ठीक है, एंटीस्टामिन में भी H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट। ठीक है, न्यूरोलेप्टिक की बात करें तो क्लोरोप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, ठीक है, और डोरपेरिडोल। ठीक है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे पास आती है ऑन्डास्टेरॉन, जो कि सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। प्रोकाइनेटिक में आती है MCP मेटोक्लोरोप्रोमाइड। ठीक है, डोमपेरिडोन भी आती है। ठीक है, और एड्जुसेटिव एंटीमेटिक्स में हमारे पास आती है डेक्सामेथासोन, उसके अलावा कैनाबिनोइड्स।
ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन है, ये आपको डायरेक्टली याद करना ही पड़ेगा और काफ़ी सिंपल है, एक दो बार आप यदि याद करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा मोई मोई याद करने से पहले हम जानते हैं इन सभी का मेन एक्शन क्या है, वॉमिटिंग को डिक्रीज करना या इनहिबिट करना। ठीक है, तो सभी का क्या लास्ट एक्शन होगा, वॉमिटिंग को कम करना। तो देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आता है एंटीकोलिनर्जिक। ये क्या करता है, ब्लॉक नर्व कंडक्शन फ्रॉम वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर टू वॉमिटिंग सेंटर। जो हमारा वेस्टिबुलर पार्ट है ईयर का, यहाँ से जो वॉमिटिंग सेंटर है वहाँ तक का जो नर्व का कंडक्शन है उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। अब ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा, वॉमिटिंग नहीं होगी। ठीक है, मतलब वॉमिटिंग सेंटर तक कुछ जा ही नहीं रहा कि यार हाँ वॉमिटिंग करवाओ क्या करो, नहीं जा ही नहीं रहा। जब तो क्या होगा, वॉमिटिंग को कम कर दिया जाएगा, यानी ब्लॉक कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा। एंटीहिस्टामाइन क्या करता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है हिस्टामाइन उसको ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से दैट एक्ट बाय इफेक्ट ऑन वॉमिटिंग सेंटर एंड बाय प्रोड्यूसिंग सेडेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, वॉमिटिंग सेंटर पे एक्ट करते हैं, यानी एंटीमेटिक्स क्या करता है, वॉमिटिंग सेंटर पे जाता है, उस पर एक्ट करता है और सेडेशन प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, तो ये क्या करता है, दो एक्शन होते हैं एंटीहिस्टामिन के, वॉमिटिंग को भी रोक रहा है और सेडेशन भी प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोकाइनेटिक ये क्या करती है, डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक करती है। एंटीहिस्टामिन ने हिस्टामिन को ब्लॉक किया, इसने डोपामिन को ब्लॉक कर दिया। अब डोपामिन क्या करता है, गैस्ट्रिक जो मोबिलिटी है, ठीक है, उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। तो ये क्या करेगा, अब यदि डोपामिन को हमने न्यूरोट्रांसमीटर दे दिया तो वो क्या करेगा, सॉरी प्रोकाइनेटिक दे दी तो ये डोपामिन को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। डोपामिन का एक्शन होता है जीआई मोबिलिटी को कम करना, तो प्रोकाइनेटिक क्या करेगा, इसकी मोबिलिटी को बढ़ा लेगा, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एम्पटी है वो जल्दी से होगी और उसकी वजह से चांसेस ऑफ वॉमिटिंग डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, 5-HT2 एंटागोनिस्ट क्या करती है, सेरोटोनिन रिसेप्टर पे कम करती है सीएनएस और जीआईटी में। ठीक है, और उसकी वजह से वॉमिटिंग को कम करती है। एडजुसेटिव क्या करते हैं, ये जितने भी प्राइमरी एंटी इमेटिक्स हैं इनके एक्शन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने बात की ये सारी एक तरीके से एंटी क्लासिफिकेशन के बारे में, सभी क्लासिफिकेशन के बारे में, और सभी का मेन काम क्या था, वॉमिटिंग को स्टॉप करना, उसके चांसेस को डिक्रीज करना और वॉमिटिंग को इनहिबिट करना। देखो एंटी हिस्टामिन में हम हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में बात कर रहे थे, प्रोकाइनेटिक में हम डोपामिन के बारे में बात करते हैं और 5-HT2 एंटागोनिस्ट में हम सेरोटोनिन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये जो तीनों न्यूरोट्रांसमीटर है इन सभी को हमको लिखना है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब कैसे देते हैं, तो देखो ओरली इनका या फिर आईवी एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लिवर से इनका मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है, यूरिन के थ्रू। इंडिकेटेड कब कब दिया जाएगा, तो भाई एंटीमेटिक्स तो तभी दी जाएगी ना जब वॉमिटिंग होगी। तो वॉमिटिंग में, नोजिया में, मोशन सिकनेस, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एनजीटी फीडिंग में भी करते हैं, जीआरडी में करते हैं, ट्रैवल सिकनेस, पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है, हाइपरिमेसिस बहुत ज़्यादा ही वॉमिट कर रहा है कोई, पेप्टिक अल्सर, इन सभी में हम यूज़ करते हैं। और ये रहा स्पेसिफिक ड्रग के एंटी स्टामिना मोशन सिकनेस में यूज़ करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव क्या नाम है वॉमिटिंग में करेंगे, प्रोकाइनेटिक का हम जीआरडी है ना, उसके अलावा एनजीटी फीडिंग में करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक का हम ट्रैवल सिकनेस में करेंगे, न्यूरोलेप्टिक का हम पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया वॉमिटिंग में करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन कब कब होता है, तो देखो कार्डियक डिजीज में न्यूरोलेप्टिक को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है, लैक्टेशन, प्रेगनेंसी, रीनल इंसफिशिएंसी और हाइपर सेंसिटिविटी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो हाइपोटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ब्लड विजन, ठीक है, ये सारे सेडेशन, एब्डोमिनल अपसेट, तो ये सभी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि भाई जो नोजिया वॉमिटिंग है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको असेस करो कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, अल्कोहल ना ले पेशेंट को ये बताओ। ठीक है, डिक्रीजिंग मेटक्लोरोप्रोमाइड डोज अप टू 50% ऑफ यूजुअल रिकमेंडेशन इफ क्रिएटिन लेवल इज मोर देन 40 ml पर मिनट। मतलब कि जो क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेवल है यदि वो 40 ml पर मिनट से क्या है, कम है, तो क्या करते हैं हम, मेटक्लोप्रोमाइड की डोज है उसको 50% से डायरेक्टली कम कर देते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक है तो इसको आपको जरूर लिखना है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आईयू चार्ट मेंटेन करना, वाइटल्स को मेंटेन करना। नेक्स्ट आता है कि फॉर ड्राइनेस प्रोवाइड कैंडी, मतलब क्योंकि जो ड्राइनेस है वो भी इसका एक साइड इफेक्ट है, तो उसको उसमें क्या करना है, हमें कैंडी प्रोवाइड करवा देनी है पेशेंट को। तो ये सभी क्या हो गए, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई उसको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना है, उससे कहना है कि भाई आप ड्राइव नहीं कर सकते। ठीक है, ETC ये सभी क्या हो गई, नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, एंटी इमेटिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमेटिक्स के बारे में। तो देखो इमेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाती हैं। एंटीमेटिक्स क्या कर रही थी, वॉमिटिंग को डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, इमेटिक्स आर द ड्रग दैट इंड्यूस वॉमिटिंग। वॉमिटिंग सेंटर आर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और वॉमिटिंग रिफ्लेक्स इज स्टिमुलेटेड बाय इमेटिक सेंटर, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट रहता है। देखो दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं,
CTZ और NTS ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं वॉमिटिंग सेंटर को। अब क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टिमुलेशन ऑफ CTZ, ठीक है, पहला ये क्लासिफिकेशन हो गया, इरिटेंट ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड बोथ CTZ स्टिमुलेंट एंड इरिटेंट इफेक्ट, मतलब कि ऐसे एजेंट जो कि स्टिमुलेट करेंगे CTZ रिसेप्टर को, वो उनमें कौन कौन सी आती है, मॉर्फिन आ गई, एपोमॉर्फिन आ गई, ठीक है। जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे वो उसमें आ गई मस्टर्ड आ गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। और जो दोनों को काम करेंगे वो हो गया डिजिटलस हो गया, ठीक है। तो ये इसके क्लासिफिकेशन और इसके एग्जाम्पल हैं। अब काम कैसे होता है, तो एमेटिक्स क्या करती है, स्टिमुलेट करती है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन CTZ को और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, जिसकी वजह से वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है ना। अब इसके बारे में आप यहाँ से एक और ऐड कर सकते हो, जिसकी वजह से कहा जाता है जो हमारे पास ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा है, वहाँ पे जो वॉमिटिंग सेंटर है वहाँ पे ये सारी चीज़ें पहुँचती है कि भाई यार कुछ आ रहा है जो कि कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट कर रहा है और गैस्ट्रिक म्यूकोसा को भी स्टिमुलेट कर रहा है। तो जो हमारा वॉमिटिंग सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा वो क्या कर देता है, वॉमिटिंग करवा देता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करें तो ओरली एब्जॉर्ब किया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट ब्लड से होता है, लिवर से इसको मेटाबलाइज किया जाता है और किडनी के थ्रू इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इंडिकेशन की बात करें तो वॉमिटिंग में इसका इंडिकेशन है पॉइजनिंग के टाइम पे कि भाई पॉइजनिंग होगी तो हम वॉमिटिंग करवा दें, ओवरडोज, ठीक है, और डिग्लूटेशन, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो कहाँ कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, तो देखिए पेप्टिक अल्सर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, उसके अलावा पल्मोनरी TB में इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है, ठीक है। और जो पेट्रोलियम पॉइजनिंग है उसमें, ठीक है, इन सभी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया जाता है। साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, ड्राउजीनेस कर सकता है, उसके अलावा हमारे पास डायरिया कॉज कर सकता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी कर सकता है, एरिथमिया कर सकता है। तो यानी ये सब क्या हो गए, इसके साइड इफेक्ट हो गए। और दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक GI सिस्टम। और ये 1 पेजेस हैं एंटीमेटिक्स और एंटासिड्स का, ठीक है। तो आप इनको भी देख सकते हो याद करने के लिए, ये फास्ट रिकॉलिंग के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक. Thank you so much. If you like the video, then please like and share. Thank you so much.